Hello bachcho and welcome back to my channel, that is Concept Improver. Today in this video we are going to continue with class 10 history chapter number 1, that is the rise of nationalism in Europe. And this is going to be the sixth part of this chapter. जो first 5 पार्ट थे वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वहाँ से जाकर के वो वीडियोस देख सकते हो. सो विदाउट वेस्टिंग योर मोर टाइम, चलो अब थोड़ा पढ़ लेते हैं. तो लास्ट वीडियो में हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम है द एज ऑफ रिवोल्यूशंस. 1830 से लेकर के 1848 का ये फेज़ है, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए थे, जैसे कि जुलाई रिवोल्यूशन ऑफ ब्रूसल्स, इसके अलावा ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, इस तरीके के पॉइंट हम कवर कर चुके हैं. इसके अलावा 2 सब टॉपिक हमने डिस्कस किए थे. कौन से थे वो? रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, इसके अलावा हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट. आज इस वीडियो के साथ हम कंप्लीट कर लेंगे इस टॉपिक को, एज ऑफ रिवोल्यूशंस को. इसका लास्ट सब टॉपिक है हमारा 1848, द रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स. हेडिंग आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी 1848. इस ईयर में एक रिवोल्यूशन हुआ यूरोप में जिसे हम जानते हैं रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स के नाम से. अब जो ये टर्म है लिबरल, इससे मिलती जुलती टर्म इस चैप्टर में हम पहले भी पढ़ चुके हैं. कहाँ पढ़ने को मिली थी हमें ये? देखो, इस चैप्टर का जो सेकंड टॉपिक था हमारा, जो कि था हमारा मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसके अंदर हमें जो है एरिस्टोक्रेसी क्लास के बारे में पढ़ने को मिला, पीजेंट्री क्लास के बारे में पढ़ने को मिला. इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि टिल द मिड ऑफ 18th सेंचुरी कोई भी नेशन स्टेट नहीं था यूरोप में. 18th सेंचुरी के मिडल तक कोई भी नेशन स्टेट नहीं था यूरोप में. जैसे जैसे जो है डेवलपमेंट होती गई, वहाँ पर एक नई क्लास जो है डेवलप हुई. वहाँ कौन सी थी वो? न्यू मिडिल क्लास. अब जो ये लोग थे, न्यू मिडिल क्लास वाले जो लोग थे, ये जाके बने हमारे लिबरल नेशनलिस्ट. इसके अलावा पहली बार नेशन स्टेट की चाहत रखी थी इन्होंने यूरोप में. इसके अलावा एक नई टर्म इन्होंने इंट्रोड्यूस करी जिसे हम जानते हैं लिबरलिज्म के नाम से. ठीक है, जो ये लिबरल नेशनलिस्ट बने, लिबरलिज्म ये टर्म इंट्रोड्यूस करी इन्होंने. अब तक हमें क्या देखने को मिला? जो ये टर्म है लिबरल, इससे जो है किसका कनेक्शन है, कौन सी क्लास का इससे कनेक्शन हो रहा है? न्यू मिडिल क्लास वाले लोगों का. ठीक है, तो 1848 में जो ये रिवोल्यूशन हुआ, जो कि रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स के नाम से जिसे हम जानते हैं, ये किन्होंने स्टार्ट किया था? दिस वाज लेड बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल. ठीक है, अब कारण क्या रहा है इसके पीछे? 1830 से लेकर के 1848 का जो ये फेज था, जिसके अंदर काफ़ी सारे रिवोल्यूशंस हुए, ठीक है, जिनको कि नोटिस कर रहे थे मिडिल क्लास वाले लोग. इन्होंने सोचा, जब ये लोग जो है अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए रिवोल्ट्स कर रहे हैं, रिवोल्यूशंस कर रहे हैं, तो हम क्यों पीछे हटें? इनकी जो चाहत थी नेशन स्टेट की, वो अभी भी पूरी नहीं हुई थी. ये एक ऐसा नेशन एस्टैब्लिश करना चाहते थे जहां पर जो है कॉमन लैंग्वेज हो, कॉमन कल्चर हो, कॉमन ट्रेडिशन हो. बेसिकली ये चाहते थे सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी को इंट्रोड्यूस करवाना. इसके अलावा इन्हें क्या चाहिए था? पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स ये चाहते थे. पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली ये चाहते थे. ये चाहते थे संविधान लागू हो जाए, जितनी भी रूल्स एंड पॉलिसीज बनाई जाएं वो इसी कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएं. इसके अलावा क्या चाहिए था इन्हें? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन. फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या है? लोगों को ये फ्रीडम मिल जाए, ये आज़ादी मिल जाए कि वो कोई भी ग्रुप, कोई भी संगठन या फिर सोसाइटी जो है एस्टैब्लिश कर सके, स्टार्ट कर सके, जिसके लिए उनके ऊपर कोई भी रोक टोक ना की जाए. ठीक है, इसके अलावा क्या चाहिए था इन्हें? फ्रीडम ऑफ प्रेस. फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब क्या है? बेसिकली ये चाहते थे जो सेंसरशिप अभी तक चला आ रहा था यूरोप में, उसे हटाना चाहते थे. अब तक जितना चैप्टर हमने पढ़ा है, अब तक जितना हमें यूरोप के बारे में जानने को मिला इस चैप्टर में, हमने ये पढ़ा कि नेपोलियन इन्वेजन के टाइम पे भी, जब नेपोलियंस ने जो है सिविल कोड ऑफ 1804 एस्टैब्लिश कर दिया था, जिसे हम जानते हैं नेपोलियन कोड के नाम से, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी. ठीक है, जिसमें से एक जो है लिमिटेशन कौन सी थी? दे हैड इम्पोज सेंसरशिप. ठीक है, इन्होंने सेंसरशिप इम्पोज कर दिया था. इसके अलावा ट्रीटी ऑफ वीनिया जो थी 1815 में जो साइन की गई थी, इसके अंतर्गत भी जो है सेंसरशिप को इम्पोज किया गया था. अब ये सेंसरशिप क्या होती है? इसके अंदर क्या होता है? जो पर्सन पावर में होता है या जो गवर्नमेंट होती है उस टाइम पे, वो क्या करती है? कंट्रोल करती है मीडिया पे. वो क्या करती है? डिसअलाउ करती है मीडिया को फ्रॉम पब्लिशिंग और शोइंग सर्टेन स्टोरीज और रिपोर्ट्स. ठीक है, जब कोई पर्सन जो पावर में है या फिर जो गवर्नमेंट पावर में है, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करे मीडिया की रिपोर्ट्स को, उनकी न्यूज़ को, कि कौन सी जो है न्यूज़ छापनी है, कौन सी नहीं छापनी है, और उसमें जो है कहीं ना कहीं वो जो है फेरबदल करवा सके, तो उसे कहते हैं हम सेंसरशिप. तो इसे हटाना चाहते थे. इसके अलावा अगर ये कहा जाए कि फ्रीडम ऑफ प्रेस किसे चाहिए था, वो चाहिए था हमारे एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल को, जिन्होंने ये मांग कब रखी थी? 1848 में, रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स के अंदर. ठीक है, अब देखो आगे क्या हुआ. फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो है एस्टैब्लिश किया गया. फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या था? अब देखो, अब हमने ये पढ़ा पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स के अंदर कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की मांग की गई थी एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल्स के द्वारा. ठीक है, अब देखो पॉलिटिकल एसोसिएशंस जो हैं एस्टैब्लिश कर दिए गए. कहाँ पर? जर्मन रीजन्स में.
इन पॉलिटिकल एसोसिएशंस के अंदर ज़्यादा परसेंटेज या फिर डोमिनेंस किसकी थी, वो थी हमारे मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स की। अभी मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स कौन है, देखो जितने भी मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे वो लोग सभी एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे तो ये सब थे, लेकिन मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, वो सभी लोग जो कि मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, मिडिल क्लास कैटेगरी से बिलोंग करते थे, जो कि हाई डेजिग्नेशन पे थे, मतलब लेक्चरर्स हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सभी आते थे हमारे मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स के अंदर। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, दीज मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स हैड डिसाइडेड टू वोट फॉर ऑल जर्मन नेशनल पार्टी। इन्होंने ये डिसाइड किया कि ये वोट किसको देने वाले हैं, ऑल जर्मन नेशनल पार्टी को। ठीक है, अब क्या हुआ, 18 मई 1848 में इन लोगों ने जो है वोट कास्ट करके इलेक्ट कर लिए 831 मेंबर्स। ठीक है, 831 मेंबर्स जो है इन्होंने इलेक्ट करे। अब इन 831 मेंबर्स ने क्या किया, इन्होंने ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द जर्मन नेशन। तो यही लिखा हुआ है, पॉलिटिकल एसोसिएशंस इन द जर्मन रीजन्स वर एस्टैब्लिश्ड इन विच द डोमिनेंस वाज ऑफ मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स एंड दे हैड डिसाइडेड टू वोट फॉर ऑल जर्मन नेशनल पार्टी एंड इन 18 मई 1848 दे हैड इलेक्टेड 831 मेंबर्स। दोज 831 members had drafted constitution for the German nation। अब आगे देखो, जितना हमें पॉलिटिकल एसोसिएशंस के बारे में जानने को मिला या फिर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में हमने जितना पढ़ा, हमने ये जाना कि जो परसेंटेज थी मिडिल क्लास वाले लोगों की वो ज़्यादा थी इस पार्लियामेंट में। तो डोमिनेंस किसकी थी, मिडिल क्लास वाले लोगों की। अब यहाँ तक ये पहुँचे थे, इन्होंने जो है ये पार्लियामेंट जो एस्टेब्लिश किया था या फिर जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने जर्मन नेशन के लिए जो ड्राफ्ट किया था, अब अकेले तो इन्होंने करा नहीं होगा, इनके सपोर्टर्स भी काफ़ी रहे होंगे। जो ये सपोर्टर्स थे कौन थे, वो वर्कर्स एंड आर्टिस्टियंस, इन्होंने जो है हेल्प की थी किनकी, मिडिल क्लास वाले लोगों की। ठीक है, अब आप ही अपने आप से अंदाज़ा लगाओ कि अगर आप जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो है सपोर्ट कर रहे हो, आपकी जो कम्युनिटी है किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो है सपोर्ट कर रही है और आगे जाकर के वो पार्टी जीत जाती है इलेक्शंस को। ठीक है, तो आगे जाकर के आप क्या करोगे, आप जिस एरिया से जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हो, आपके वहाँ पे जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आप जाकर के सीधा डायरेक्टली उस पर्सन को बताओगे जिसको आपने सपोर्ट किया था और जो इलेक्शन जीता है। ठीक है, और आप ये आशा करोगे कि कम से कम जो है उससे जो है या तो वो सॉल्व करने की कोशिश करे, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई स्टेप्स उठाए, या फिर उसे जो है वो फॉरवर्ड कर दे किसको, हायर अथॉरिटीज़ को। ठीक है, ये कोशिश तो आप करोगे अपनी प्रॉब्लम्स को, तो कम से कम उस पर्सन को डायरेक्टली बताओगे। ठीक है, तो यही काम किसने करा, जो सपोर्टर्स थे मिडिल क्लास वाले लोगों के, जो ये वर्कर्स थे, आर्टिस्टियंस थे, जिन्होंने जो है सपोर्ट किया था इन लोगों को, उन्होंने अपनी डिमांड्स को आगे रखा किसके सामने, मिडिल क्लास वाले लोगों के सामने, जिनको मानने से मना कर दिया इन्होंने। मिडिल क्लास वाले लोगों ने इनकी डिमांड्स को निगलेक्ट कर दिया, रेजिस्ट कर दिया कि हम नहीं मानते तुम्हारी मांगों को, और ये कहा कि तुमने क्या हेल्प करी है हमारी, हम यहाँ तक पहुँचे हैं, अपने बलबूते पे पहुँचे हैं, हमने मेहनत करी थी तो हम पहुँच गए। ठीक है, तो ये बात कही। अब क्या करेंगे ये लोग, इन वर्कर आर्टिस्टियंस ने जो है अपना सपोर्ट हटा लिया, और इसके बाद क्या हुआ, जो ट्रूप्स थे, जो आर्मी मैन्स थे, इन्होंने हमला कर दिया किस पे, नेशनल असेंबली पे, इसको हटाने की मांग करनी शुरू कर दी। अब ये मिडिल क्लास वाले लोग डर गए, इन्होंने सोचा कि हमने जो ये गड़बड़ कर दी, जो हमने ये रायता फैला दिया, इसको हमें समेटना भी तो पड़ेगा, अब सब ठीक करने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, कुछ चेंजेस किए थे, कब, 1848 के बाद, ये जो इन्होंने गड़बड़ करी थी उसके बाद इन्होंने जो है कुछ चेंजेस करने की सोची। चेंजेस मेड आफ्टर 1848, जो इन्होंने ये गड़बड़ करी थी इनको सुधारने के लिए या फिर अपनी गलती को जो है सुधारने के लिए इन्होंने कुछ चेंजेस करे। अब ये चेंजेस किए होंगे तो सारे अच्छे ही किए होंगे, तभी तो जो है पहले जैसी जो है अपनी ये सपोर्ट को वापस लेके आ पाएंगे। तो वो कौन से चेंजेस इन्होंने करे थे, फर्स्ट था हमारा सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वॉज अबॉलिश्ड। सर्फडम का मतलब हम पहले भी इस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। सर्फडम का मतलब क्या होता है, स्लेवरी, गुलामी। इसके अलावा बॉन्डेड लेबर का मतलब होता है बंधवा मजदूरी। ठीक है, अब इसका मतलब यहाँ पर क्या काम आया इसका, देखो पहले टाइम पे क्या होता था, जो राजा महाराजा लोग होते थे उनके टाइम पे क्या होता था, लोग जो है अक्सर लोन या फिर जिसे हम कहते हैं उधार लिया करते थे इन राजाओं से। ठीक है, और जिसके बदले में वो क्या वादा करते थे, ये करते थे कि जब तक हम इस लोन को पे नहीं करते थे तब तक जो है हम आपका गुलाम बन के रहेंगे या फिर जो है आपके यहाँ पर नौकर बन करके रहेंगे। ठीक है, अब ये बेचारे लोग जो है इन्हें कैलकुलेशन करनी नहीं आती थी, इतने पढ़े लिखे ये होते नहीं थे, तो अब कितना इन्होंने लोन पे कर दिया, कितना इंटरेस्ट उस पर अभी भी बाकी है या फिर कितना इंटरेस्ट इन्हें पे करना है, ये सभी कैलकुलेशन ये कर नहीं पाते थे, जिसके वजह से ये उम्र भर के लिए वो गुलाम बन के रह जाते थे उन राजाओं का। तो इसे अबॉलिश करने का काम किया गया। 1848 के बाद जो चेंजेस हुए थे उनके अंदर सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वॉज अबॉलिश। सर्फडम और जो बॉन्डेड लेबर थी इसे खत्म करने का काम किया गया। इसके अलावा क्या किया गया, ग्रांटेड ऑटोनॉमी टू दी हंगरियंस। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, जो वर्ड होता है ऑटो, इसका मतलब होता है सेल्फ,
ऑटोनॉमी का मतलब होता है रूल, सेल्फ रूल का मतलब क्या, ऑटोनॉमी का मतलब होता है द राइट ऑफ अ पर्सन टू गवर्न और कंट्रोल हिज ओन अफेयर्स। जब एक पर्सन के पास में ये राइट है कि वो अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड फैसले, अपनी लाइफ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनके फैसले जो हैं वो खुद ले सकता है, जिसके बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा किसी का भी, तो उसे कहते हैं ऑटोनॉमी। ये जो है ग्रांट की गई थी किसको, हंगरियंस को। किसने जो है इन्हें ये अधिकार दिया था, जो हसबर्ग के रूलर्स हुआ करते थे, हसबर्ग के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, इन्होंने जो है इन्हें अधिकार दिया। कब, 1867 में। जो ईयर है काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखना। अब पढ़ना शुरू करते हैं इस रेवोल्यूशन के बारे में। हमारे नोट्स में क्या दिया हुआ है, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, द रेवोल्यूशन वाज लेड बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल हु कंबाइंड देयर डिमांड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन। ये जो रेवोल्यूशन था, रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स का, इसे जो है किसने स्टार्ट किया था, एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल ने जो है इसे स्टार्ट किया था, और ये जो है नेशनल यूनिफिकेशन चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में। ठीक है, इसके अलावा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में क्या दे रखा है, ऑन 18 मई 1848 द मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस इलेक्टेड 831 रिप्रेजेंटेटिव्स हु टुक देयर प्लेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एंड कन्वर्टेड इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल एंड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द जर्मन नेशन। 18 मई 1848 को क्या हुआ, जो पॉलिटिकल एसोसिएशन के मेंबर थे, इन्होंने मिल करके 831 मेंबर्स जो हैं, 831 रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं इलेक्ट कर लिए। ठीक है, जिन्होंने जो है आगे जाके क्या किया, जर्मन नेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, जिसे कि अपोज किया गया था बाय द किंग ऑफ प्रूशिया, जिनका नाम था फ्रेडरिच विलियम फोर। तो यही लिखा हुआ है, इट वाज अपोज्ड बाय द किंग ऑफ प्रूशिया, जिनका नाम था फ्रेडरिच विलियम फोर। तो इसके अलावा क्या हुआ, एज द मिडिल क्लास रेजिस्टेड द डिमांड ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिसियंस, दे लॉस्ट देयर सपोर्ट एंड सोशल बाइसेस एंड नो राइट्स वर गिवन टू द वर्कर्स एंड वुमेन। जैसे कि मिडिल क्लास वाले लोगों ने, जैसे हमने पढ़ा कि मिडिल क्लास वाले लोगों ने जो है इन वर्कर्स आर्टिसियंस की डिमांड को मानने से मना कर दिया था, इसी कारण से इन्होंने जो है सपोर्ट हटा लिया था अपना। इन्होंने जो है वर्कर्स ने, आर्टिसियंस ने जो है मिडिल क्लास वाले लोगों को सपोर्ट करने से मना कर दिया था, जिसके वजह से आगे जाके क्या हुआ, सोशल जो बाइस थे वो बढ़ चुके थे, राइट्स नहीं दिए गए इन वर्कर्स को, और इन वुमेन्स को जो है कोई राइट्स देने से मना कर दिया गया था। अब आगे देखो क्या हुआ, इन द ईयर्स आफ्टर 1848 द ऑटोक्रेटिक मोनार्चीज बिगिन टू इंट्रोड्यूस चेंजेस ऑफ सर्वडम एंड बॉन्डेड लेबर्स वाज अबॉलिश्ड। 1848 में जो चेंजेस किए गए, इसके अंदर क्या हुआ, ऑटोक्रेटिक मोनार्चीज जो हुआ करते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, जो इन्होंने जो है सर्वडम एंड बॉन्डेड लेबर को अबॉलिश कर दिया। ठीक है, जो ये गुलामी थी या फिर बंधुआ मजदूरी थी, इसे खत्म करने का काम किया गया 1848 के बाद जो चेंजेस हुए थे उसके अंतर्गत। इसके अलावा क्या हुआ, हसबर्ग रूलर्स ग्रांटेड ऑटोनॉमी टू द हंगरियंस इन 1867। हसबर्ग के जो राजा हुआ करते थे, इन्होंने जो है ऑटोनॉमी ग्रांट करने का काम किया था हंगरियंस को। कब, 1867 में। सो दैट्स इट। इसी पॉइंट के साथ ये टॉपिक हुआ कंप्लीट, द एज ऑफ रिवोल्यूशन हम पढ़ चुके हैं। 1830 से लेकर के 1848 का फेज हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से, दैट इज द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। अगर वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट ज़रूर करना कि आपको इस चैप्टर में क्या डाउट है। थैंक यू।